everyone, this is Amrit Tiwari and you are watching Amrit Proj। बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे नीट के चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक को टेकअप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2010 से लेकर के आज तक के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम टेकअप कर पाए, है ना, ताकि ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर दूसरा फर्दर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, कह रहा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 पॉइंट चार्ज -q and +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ l as shown in the figure। तो चलिए भाई फटाफट पहले फिगर बनाया जाए। देखो बच्चों, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक -q है, ठीक है, और बच्चों एक +q है ना। एक आपका चार्ज जो है वो +q गिवन है आपको, और ये दोनों के दोनों बच्चों एक फाइनाइट डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है l। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको बतानी है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r वेरी large। ठीक है, तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे वैरी करेगी डिस्टेंस पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर बोल रहा है ये कि मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कि कैसे वैरी करेगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो कह रहा है r। ठीक है, r डिस्टेंस में बताओ, और ये r कुछ ऐसा है बच्चों कि ये मच 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 ग्रेटर देन है इन दोनों के सेपरेटिंग डिस्टेंस पे। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है, और कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। ऑप्शन में कह रहे हैं बच्चों कि 1/r⁴। सेकेंड ऑप्शन है 1/r⁴। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि 1/r⁴, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 1/r⁴ का। चलिए जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बेसिकली बच्चों आप पढ़ करके आए हो, मैं आपको पढ़ाया भी हूं, डाइपोल जैसा है। ठीक है, डाइपोल जैसा नहीं, डाइपोल का है। देखो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, ठीक है, एंड अपोजिट है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, है ना, और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड भी है। तो ये क्या बने, एक डाइपोल फॉर्म किया। और बच्चों हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आपने डेरिवेशन पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या होती थी, kp/r³। ठीक है, वह r जो था वो डिस्टेंस था सेपरेशन का। चलिए मैं आपको छोटा जल्दी से याद दिला दूं। मान लो ये हमारा -q चार्ज है और ये हमारा +q चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों का बीच का जो सेपरेशन पॉइंट हमने लिया था डेरिवेशन में वो था 2a। अगर आपको नहीं पता तो आप इस आई बटन पे टैप करके देख सकते हो वीडियो। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा सेंटर रहा, और अगर सेंटर के एक परपेंडिकुलर लाइन हम बात करें तो इसी लाइन को हम कहते थे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, लाइन इसी को कहते थे ना। अब जरा ध्यान दो कि अगर मान लो कि ये पॉइंट था हमारा P, जो कि r डिस्टेंस पे था, तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है। और जब इसको कैलकुलेशन किए थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पाए थे, वो क्या था, k p/r² +a² पे पावर 3/2, ये जनरल फॉर्मूला आया था। और जब यहाँ पे बच्चों r आपका r जो है वो मच 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 ग्रेटर हो जाता था a से, तो यही फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता था। अब जरा देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो दिस इंप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। तो यहाँ पे जरा देखो डिस्टेंस कैपिटल R लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। समझ पाए? ठीक है, चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आपका देखो कितना है, इजी सा था, और ये 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। ध्यान दीजिए बच्चों,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द एक्सलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर इतना ईच। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना है एक्सलेशन किसका, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक्सलेशन बता दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जब, ठीक है, कब बच्चे, देखो अगर एक हमारा प्रोटॉन है ना, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। एक हमारा बच्चों देखो क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है, और एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो गिवन है 1.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में इतना का डिस्टेंस है। चलो, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस इतना है। अब इन दोनों के बीच में बच्चे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट इन नेचर है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, आप जानते हो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इतनी सारी बात हम आपको बता दिए, साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो गिवन है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया है 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी बच्चों चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। साथ में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आप जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। शायद हम पढ़ करके आ रहे हैं कि एक होता था A = V - U/T वाला। ठीक है, जरा ध्यान दो, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वगैरह का कोई काम है नहीं, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई होने से रहा। अब चलो चलते हैं, एक और फॉर्मूला होता था F = होता था हमारा ma, ये वाला होता था। चलो ध्यान दीजिएगा, मास आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फोर्स की बात करते हैं, जरा देखो कि अगर हमको किसी भी तरह से फोर्स मिल जाएगा तो हम फटाफट एक्सप्रेशन कर लेंगे। तो जरा ध्यान दो कि ये वाला जो हम फिगर देख रहे हैं, है ना, ये वाला फिगर, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, और इसी फोर्स को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो चलो देरी की बात नहीं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं वैसे जल्दी से फटाफट आपको टिक करना है। इसके ऑप्शंस भी गिवन होंगे, कितना गिवन है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है वो 10⁻25 मीटर पर सेकेंड का है, स्क्वायर का। सेकेंड ऑप्शन है वो 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन जो बच्चों को गिवन है वो 10 है, ये है ना, 10⁻23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो गिवन है 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है और हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जब देखो हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं भाई, सिंस वी नो दैट, क्या भाई क्या जानते हो, देखो F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से इसकी वैल्यू हमको क्या लेनी है, कहां गया, 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9। फिर Q1 और Q2 तो मल्टीप्लाई बाई Q1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R² की वैल्यू बच्चों, R हमारा डिस्टेंस कितना था, 1.6 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻10। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1.6 है, ये 1.6 कैंसिल, दिस 1.6 है, दिस 1.6 कैंसिल। अच्छा, ये जरा ध्यान दो, अब ये 10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा,
तो यहां से कटेगा, तो यहां पे बचेगा 10 पे पावर माइनस 9। सेम प्रोसेस यहां पे भी होगा, तो यहां पे बचेगा 10 पे पावर माइनस 9। तो क्या बच गया बच्चों, चलो देखो क्या बच गया हमारे पास, f इज इक्वल टू 9 इंटू, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। यही बचा क्या, हाँ ठीक है। चलिए सॉल्व किया थे, तो जरा ध्यान दो इतना आया। तो अब जरा ध्यान दो कि बच्चों ये दोनों तो गायब हो गए, क्योंकि एक के पावर पॉजिटिव है एक के पावर निगेटिव, तो बचा क्या 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये क्या आ रहा है, न्यूटन फोर्स आपका आया बच्चे। तो जब जरा ध्यान दो फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है, अब हमको चाहिए एक्सप्रेशन, तो हम यहां से क्या करेंगे, F इक्वल टू होता है एम ए, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू F बाई एम, सो दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन, ठीक है माइनस 9 अपॉन। अब जरा ध्यान दो कि मास हमको किसका रखना पड़ेगा, भाई एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो हमको इलेक्ट्रॉन का ही मास यहाँ पे पुट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू बच्चे 9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस हो गया 31, 31 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 22, तो 10 पे पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन। चलो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन बच्चों 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस A and B having the charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and the force acting between them is F। अच्छा देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है A, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है प्लस Q, और एक चार्ज है बच्चों B, ठीक है, एक चार्ज है B जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है माइनस Q। दोनों के दोनों एक डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि ये एक प्लस Q है और ये एक माइनस Q, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है वो गिवन है F, ठीक। अच्छा इतनी बात बोल रहा है, फिर आगे कह रहा है कि इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A is transferred to B then the force between the charges becomes, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसमें से इसका जो भी चार्ज है ना Q, इसका अगर 25% चार्ज इसमें अगर ट्रांसफर कर दे B में, है ना, तो फिर कह रहा है कि तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा। चलिए समझते हैं फिर से एक बार। देखिए अगर मान लो इसके पास 100 चार्ज है, कितना है 100, तो 100 में से 25 कितना हो जाएगा, 25% 25 होगा, ये 25 इसको दे दिया जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना, वही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, ये तो खैर समझाने के लिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं बच्चे, जो कि है कुछ ऐसे। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो कह रहा है कि 9F/18, 9F/18, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि 16F/9। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है 4F/3, और फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों उसमें कह रहा है कि F के बराबर ही रहेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है बच्चों कि जो मैग्नीट्यूड है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना, और हमको पता है कि इनिशियली मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है चार्जेस का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज A कितना है बच्चे Q है, ठीक है, प्लस Q है। अच्छा फिर इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज B कितना गिवन था, माइनस Q, ठीक है, इतना गिवन है। चलिए फोर्स बिटवीन देम क्या था फिर
फोर्स बिटवीन देम कितना है, एफ है, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 1 बना लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ इफ द, अब दूसरा केस हम स्टार्ट करते हैं कि अगर चार्जेस ट्रांसफर हो गए तो इफ द 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, देन तब क्या होगा, जरा देखिए। न्यू चार्ज ऑन ए, न्यू चार्ज ए कितना होगा, ध्यान दीजिए, जो नया चार्ज है उसको हम क्यू डैश मान लेते हैं, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, जरा ध्यान दो। किसके पास क्यू था, ठीक है, क्यू में से 25% गया, तो क्यू का अगर हम 25% निकालें तो कितना आएगा, ऐसे ही ना, ये हो गया क्यू 25 क्यू अपॉन 100, 25 क्यू अपॉन 100। तो ये जरा देखो कि इतना आ रहा है इसका 25%, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ना, तो क्यू माइनस 25 क्यू अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट, 75 क्यू अपॉन 100। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 क्यू अपॉन 4। जरा ध्यान दीजिए कैसे, देखो क्यू इनिशियली इसके पास चार्ज था, तो क्यू का 25% निकाल करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल चार्ज से, तो वही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना आ रहा है। चलिए अब इसी तरह से बच्चों हम न्यू चार्ज ऑन बी कैलकुलेट कर दें, जिसको माइनस क्यू डैश नाम दे देते हैं। तो ये कितना होगा, इसके पास माइनस क्यू पहले से था, ठीक है, 25% चार्ज जाकर के और क्या हो रहा है, ये इतना मिल रहा है ना, ऐड हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 क्यू अपॉन 100। जब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस 75 क्यू अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3 क्यू बाई 4, ठीक है। इतना आ रहा है बी पे और इतना आ रहा है ए पे। चलो अब दोनों के बीच में बच्चों देखो डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है, तो फटाफट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि फोर्स कितना हो जाएगा, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना, के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो के तो वैल्यू बदलेगी नहीं, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो इतना आएगा 3 क्यू बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 3 क्यू बाई 4, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन को हम इग्नोर मानेंगे, अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9 अपॉन 16 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ रहा है। बच्चे देखो के क्यू, इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना, यहां से कहा गया, देखो इक्वेशन 1 से एफ होती है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 9/16 एफ। ये आपका कितना है, नया वाला फोर्स है आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 9/16/4, कोई ऑप्शन नहीं है, तो माफ करना ये 18 नहीं है, ये 16 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ है। चलो अब फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ले लिया, ठीक है। चलिए इसको इरेज किया जाए और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किया जाए। ठीक है, तो बच्चे चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि मान लेते हैं कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, कुछ डिफर दिया हुआ है। वन ऑफ देम इज माइनस ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कह रहा है कि एक पे पावर जो चार्ज है वो माइनस ई का है और दूसरे पे जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई का है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा ई का डिफरेंस आपको दे रहा है। अच्छा, इफ द नेट of the electrostatic force and the gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d apart each 0। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये और एक ये हाइड्रोजन एटम, दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस जो है वो d का गिवन है, ठीक है।
तो और देखो इन दोनों के पास चार्जेस हैं, क्यों? क्योंकि एक के पास जो है वो माइनस का है और एक के पास इतने का है, ठीक है। तो दोनों के पास चार्ज है, तो एक इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और साथ में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक्ट कर रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ना, तो आंसर जो आ रहा है डिफरेंस इन दोनों का 0 आ रहा है, ठीक है। ये इन दोनों का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस अगर करूं मैं, तो आंसर 0 आ रहा है। देन डेल्टा ई इज द ऑर्डर ऑफ, देन कह रहा है कि भाई फिर ये डेल्टा ई की वैल्यू बता दो कि किस ऑर्डर का है, ठीक है। ऑप्शंस जो आपको गिवन है वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूं ए वाला, ये है 10 पे पावर -20 कूलम, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है, वो कह रहा है 10 पे पावर -23 कूलम। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है 10 पे पावर -37 कूलम। और डी वाला जो है वो कह रहा है 10 पे पावर -47 कूलम, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो चलो ध्यान दो कि एक जो हाइड्रोजन है ना, इसके पास आपका एक इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आपको नेट चार्ज ऑन एन हाइड्रोजन एटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम पहले यही निकालते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो नेट चार्ज निकालोगे तभी तो आप निकाल पाओगे ना कि अच्छा भाई नेट चार्ज पे इससे मान लो कि अगर ई आ रहा है और इस पे भी ई आ रहा है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा हमारा कि हम पहले ये फाइंड कर ले कि नेट चार्ज एक हाइड्रोजन एटम पे कितना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि नेट सॉल्यूशन में नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा भाई। देखिए नेट चार्ज की अगर बात करूं तो हमेशा एक एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन इस केस में जो चार्जेस हैं वो थोड़े से स्लाइटली डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, -e प्लस इस वाले को भी जोड़ दो e प्लस डेल्टा ई। तो बच्चे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट चार्ज आ रहा है डेल्टा ई का, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो d दी हुई है, तो फटाफट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, वो होता है k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो यहाँ पे बच्चों Q1 और Q2 की वैल्यू सिर्फ डेल्टा ई रहने वाली है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इतनी तो रिपल्सिव फोर्स आ रही है भाई, रिपल्सन ही तो होगा ना, क्योंकि दोनों पे देखो डेल्टा ई का डिफरेंस सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इतनी तो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हाइड्रोजन एटम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेंगे इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में। थोड़ा सा हम इसको भी कैलकुलेट कर लें, है ना। तो क्वेश्चन में बच्चे एक चीज और दिया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो गिवन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg का, ठीक है, इतना गिवन है। तो फटाफट हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट देखो G m1 m2 की तो यही हो गया वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन R की जगह पे हम लेंगे डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, D का, ठीक है। यहाँ पे भी D और यहाँ पे भी D का स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है बच्चों की थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए G की, तो G की होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन D नहीं पता, D स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसकी साथ में बच्चों यहाँ पे भी K की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके एफ की वैल्यू हो गई और ये एफ जी की। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है, ये है। तो इस कंडीशन को लगाते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है, 0। तो इन दोनों को देखो, मैं इसको इस साइड लेकर के जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, Fe इक्वल टू Fg। दोनों की वैल्यू को उठा करके पुट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा इस वाले वैल्यू के, तो 6.67 इंटू 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -27 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास तो दोनों के सेम रहने वाले हैं ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर मिस्टेक था, होल स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। बच्चे डी से डी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। सो कहा मैं सॉल्व करूं, इसको इरेज करता हूं, है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डेल्टा ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, देखो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे 10 टू द पावर भी छूट गया है हमारा, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 पावर 11 भी तो होगा, यहाँ पे कर दे रहा हूं -11, ठीक है, -11 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई इस वाले को हम लिख लेते हैं 1.67 इंटू 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी, फटाफट आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद डेल्टा ई का भी स्क्वायर भी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, इन दोनों टर्म्स को अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ पूछ रहा है कि किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो एक अप्रॉक्स डाटा मिल जाएगा, तो हम फटाफट कर लेंगे। तो ये देखो, ये हो गया 10 टू द पावर, ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, तो -11 -27 -27 और ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -9, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर आएगा भाई, 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आ रहा है -34, ठीक है। अभी ये सारे के सारे टर्म्स हैं, तो फटाफट अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले तो कितना आएगा भाई, ठीक है। तो ये आ रहा है बच्चों डेल्टा ई का स्क्वायर इक्वल टू इतना, इसके ऑर्डर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे ना, तो समथिंग कुछ 2 के आसपास आएगा, इनकी पूरी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इससे हमको कुछ खास फर्क है नहीं, क्योंकि हमको देखो 10 टू दी की पावर के ऑर्डर के बारे में सर पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने चलूं तो कितना हो जाएगा, ये 10 पे पावर -74 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आएगा 10 पे पावर -37 कूलम के आसपास। तो डेल्टा ई की वैल्यू जो आ रही है वो 10 पे पावर -37 आ रही है। कितना, ऑप्शन नंबर सी बच्चे क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो जरा देखो कि जब आप पेपर देने सॉल्व करने बैठोगे ना, तो इतना फर्दर थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम फिर टाइम गया, है ना। और जहाँ पे कुछ सेकेंड्स के क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिनट लगाओगे, फिर तुम अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ले लिया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट by 2 massless string of length L are initially at a distance d apart because they are mutual repulsion, ठीक है। चलिए इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, देखा जाए कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों कि 2 चार्ज स्फीयर है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ऐसा कोई है ना। अच्छा, अब यहां से बच्चों इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों चार्ज स्फीयर कुछ ऐसे सेपरेटेड है, ठीक। और क्यों सेपरेटेड है, बिकॉज दे आर म्यूचुअल रिपल्सन। भाई दोनों के दोनों चार्ज है, सेम चार्ज है, तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा।
इसलिए वो ऐसे सेपरेटेड है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, बहुत छोटी है। किस डिस्टेंस से बच्चे? इसकी लेंथ से। ये एक स्ट्रिंग है, वो मासलेस है, तो इसकी लेंथ से ये बहुत छोटी है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड ऐसे कर देते हैं। चलो, तो ये एंगल्स जो होंगे, जो भी थीटा होगा, वो बहुत क्या होगा, छोटा होगा। इनडायरेक्टली ये बोल रहा डी वेरी वेरी लेस देन दैट। ओके, तो ये हमारा अगर मान लेते हैं थीटा, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट रेट। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि ये जो चार्जेस है ना, वो एक कांस्टेंट रेट के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि dq बाई dt जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा, और एक और चीज ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में इस चार्ज के थ्रू इधर होगा और इस चार्ज के थ्रू ये इधर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों कि ये रीच हो रहा है, जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा है, तो एज द रिजल्ट स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। भाई क्या होगा, मान लो कि इसके पास जो चार्जेस थे, है ना, सपोज दैट मान लेते कि इसके पास 2 कूलम का चार्ज था, इस पे भी 2 कूलम का। तो जरा ध्यान दो कि ये जो चार्जेस हैं, वो जब 2 कूलम के हैं तो उनके बीच में ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वो ज्यादा दूर तक रहेंगे। लेकिन अगर इसके पास 1.5 हो जाए, 1 हो जाए, तो ये फोर्सेस दोनों के डिक्रीज होंगे, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स डिक्रीज होगा, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देन फाइंड द v एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ना, और ये डिस्टेंस जो होंगे डिक्रीज होंगे, चार्जेस लगातार कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसे आपस की तरफ वो क्या करेंगे, आपस की तरफ जाएंगे, और जब आपस में इसकी डिस्टेंसेस कम होती जाएंगी तो एक वेलोसिटी आएगी। तो वही कह रहा है कि वेलोसिटी जो है ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स पे है। ठीक है, जैसे जैसे डिक्रीज होंगे डिस्टेंस, वैसे वैसे वेलोसिटी की आएगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करना है आपको कि जो वेलोसिटी है वो एक्स के किस पावर पे फंक्शन पे है, मतलब एक्स टू द पावर व्हाट होगा, क्या होगा। ठीक है, व्हाट, इतना सारा गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ये जो चार्ज है, हाँ इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, कहाँ है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि dq बाई dt जो है वो गिवन है कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि ये जो चार्ज है ना, उसके नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक है, सेम इस पे भी लग रहा होगा, लेकिन हम एक को ही प्रोसीड करके चलते हैं। इस पे mg लग रहा होगा। साथ में बच्चों ये एक थ्रेड से सस्पेंडेड है, तो थ्रेड पे क्या लग रहा होगा, एक टेंशन। अब जरा ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं ना, तो आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। पहला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, तो फटाफट देखते हैं। तो देखो, इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में इस पे लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है mg। तो जरा ध्यान दो कि टेंशन के कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। तो इसके अगर एक कंपोनेंट की बात करूं तो ऐसे आएगा। ठीक है, एक कंपोनेंट बच्चा इस तरह से आएगा, तो जो इस डायरेक्शन में है वो क्या आएगा, t sin थीटा। ठीक है, कंपोनेंट आपको रिजॉल्व करना आता होगा, और ये है t cos थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि t sin थीटा जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और जो t cos थीटा है ना बच्चों, वो इस mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो फटाफट हम लिख लेते हैं कि जो t sin थीटा है ना, sin थीटा वो बैलेंस कर रहा है किसको, f को। f की वैल्यू क्या है, k क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k क्यू बाई r की जगह पे यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे तो डिस्टेंस दी है, लेकिन एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है आपके, वो ये गिवन है बच्चा लोग कि ये दोनों के दोनों जब चार्जेस लीक हो रहे हैं ना, तो लीक होंगे तो क्या होगा, भाई इन दोनों की डिस्टेंस भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्या, x। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक, अच्छा, दूसरे की अगर बात करें हम इसकी, तो ये देखो t cos थीटा जो है वो बैलेंस किया हुआ है किसको, mg को। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 कॉमा क्या मिलेगा आपको, v गेट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे
टी से टी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये दोनों के दोनों आपके टेन थीटा बन जाएंगे, और ये तो आपको मिलने वाला है टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आपका थर्ड बना। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से एक पॉइंट आपको इन दोनों को बैलेंस करने पे आपको फोकस रहना था, दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डी जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एल, ये डी ये जो डिस्टेंसेस थे, ठीक है, वो बहुत छोटे थे। अब और ज्यादा चार्जेस लीक हो रहे तो और पास में आ रहे होंगे, तो और एक्स की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, और छोटा होगा। मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं, वी नो इट बच्चा, कि जो अगर थीटा जो है वो वेरी स्मॉल होता है तो क्या होता है, आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो ना, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, देखो यार सिंपल सा मान लो कि यही होता है ना, आपके ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। अब जरा देखो कि टेन थीटा जो है ना वो क्या है, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चा, अगर ये थीटा बहुत छोटा है, जैसे मान लो कि ये ऐसे होता, तो ये जो बेस है और पर हाइपोटेन्यूस है वो लगभग बराबर हो जाते हैं क्या, ठीक है, तो अप्रॉक्स क्या हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं, इसीलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको साइन थीटा से रिप्लेस नहीं करोगे, यहाँ पे जो है टेन थीटा, ये टेन थीटा दिख रहा है ना, अगर आप इसको साइन थीटा से रिप्लेस नहीं करोगे तो फिर अगेन क्वेश्चंस में क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस। कैसे, वो भी मैं समझा रहा हूं। इसको हमको रिप्लेस करना है साइन थीटा से, ठीक है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा थीटा, यहां बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू पूरी एक्स है तो ये हो जाएगी x/2, ठीक है। अब जरा देखो परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, x/2 हो गया, लेकिन जब बेस की बात करोगे तो ये वाली वैल्यू बेस बन रही है, और इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस इस वाली डिस्टेंस दैट इज l का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ना। अब ये देखो जरा, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे अगर साइन थीटा लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, x/2 और ये वाली डिस्टेंस l ये आएगी, समझे। तो इसके साथ डील करना इजी होगा कि इसके साथ, ऑफ कोर्स इसके साथ ना। चलो फिर हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो जरा ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू हो रहा है हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये यहां से निकाला हमने अभी, x अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन सबके चक्कर में बच्चा आप अपना आंसर मत भूल जाएगा, हमको निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अभी तो हमको वेलोसिटी फंक्शन कुछ दिख नहीं रहा, चलो देखते हैं क्या होता है। x को इधर भेजते हैं, बाकी इसको इधर भेज देते हैं, तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी और मल्टीप्लाइड बाई 2l, क्योंकि ये 2l इधर चला गया। अभी जरा ध्यान दो, यहां से भी हमको अभी वेलोसिटी का कोई फॉर्म नहीं आ रहा, लेकिन हमको पता है कि ये x है और x क्या है, वो डिस्टेंस है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जानी है, ठीक है। तो जरा डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक और चीज माइंड में रखनी है, वो देखिए कि जो है कांस्टेंट, mg जो है, m जो है कांस्टेंट, g जो है कांस्टेंट, और 2 जो है कांस्टेंट, l जो है कांस्टेंट, तो ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है एक्सेप्ट g, क्यू क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जो डिक्रीज हो रहा है ना, लीक हो रहा है। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाने वाले हैं हमको, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो इसकी जगह पे हम एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, हम ले लेते हैं ए, ठीक है, ए फॉर अमृतसर, ठीक है। तो मतलब मैं यार, ठीक है, तो इस सबको रिप्लेस कर दिया और ये हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो, क्यू को इधर भेज देते हैं, है ना, तो हमको यहां से क्या मिल जाना है, एक्स पे पावर 3/2 इक्वल टू हो गया ए क्यू, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलो देखो, इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 3/2 एक्स पे पावर 1/2, ठीक है, 1/2, और चेन रूल लग गया तो dx/dt हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको देखो तो ये हो गया है आपका a,
और ये हो गया dq बाई dt। जरा ध्यान दीजिएगा, dq बाई dt जो है वो बच्चा क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत में ही गिवन था, तो ये जो है वो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, उधर भेज देता हूँ और इसको v लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो dx बाई dt इनडायरेक्टली v है ना, इसको हम v लिख देते हैं और इस सबको उधर भेज देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a dq बाई dt जो है वो भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 x पे पावर -1/2, -1/2 उधर गया तो, ठीक है। ये देखो ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट लाते हैं v, और ये हो गया x पे पावर -1/2। तो जरा ध्यान दो कि v जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है x पे पावर -1/2 की, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, देखते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बच्चा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है इसमें, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू पावर 1/2, ये सही होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान सा भी है, टफ नहीं है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, मैं एक बार फिर से इसका रिकैप करा दूं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमको दो चार्जेस दिए थे जो एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे, ठीक है। वो डिस्टेंस बहुत ही छोटी थी एज कंपेयर टू देयर लेंथ l, ठीक। इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, वो कुछ इस प्रकार था, और mg नीचे लगेगा ही लगेगा क्योंकि मास है इसके पास। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टेंशन है तो t के दो कंपोनेंट हमने किया, उन दोनों को इक्वेट किया, थोड़ा वैल्यू निकाला, ठीक है। फिर हमको tan थीटा दिख रहा है, हमको पता है कि tan थीटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, sin थीटा से रिप्लेस करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप नहीं करते ना तो भी आंसर आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर बच्चे tan थीटा से करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपके पास टाइम कम होता है, जब आप पेपर देने जाते हो तो इतना टाइम थोड़ी रहता है कि बैठ के हम बड़े बड़े क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो चलो देखो ये हो गया, और साथ में हम रिप्लेस इसलिए कर पा रहे हैं ना क्योंकि ये गिवन था, d इज वेरी वेरी लेस देन l, है ना। और जब d लेस था तो थीटा क्या हो रहा था, स्मॉल हो रहा था। चलो अगर ये गिवन नहीं होता तो हम रिप्लेस नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, यहां से आपको x की वैल्यू कुछ ना कुछ दिखने लगी है, तो फटाफट हम इसको सेपरेट करते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आया और फिर उसके बाद सॉल्व किया तो हमने ये वैल्यू मिल गई, ठीक ठीक। तो इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो अगेन बच्चों इसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जल्दी शुरू किया जाए, इरेज किया जाए। तो बच्चा लोग चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये नीट के 2013 में पूछा गया है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन को हम पहले डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर सॉल्यूशन वैसे ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि दो पिच बॉल है ना, ये मान लेते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से क्या है, सस्पेंडेड है। अब जरा ध्यान दो कि दोनों के दोनों अगर हम सस्पेंड करेंगे तो एक ऐसा आएगा और एक ऐसा होगा, लेकिन हो क्या रहा है ना कि दोनों पे चार्जेस है, और चार्ज होने के कारण ये दोनों के दोनों एक पॉइंट से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो सेपरेट हो जा रहे हैं, तो चलो इस केस में देखो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, सेम पॉइंट है, सेपरेशन एक इधर गया, दूसरा सेपरेशन इधर आया, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम रहने वाली है, और ये जो सेपरेशन डिस्टेंस दिया है वो दिया है r, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं ना, क्वेश्चन कह रहा है नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब जो देखो टोटल हाइट बच्चे हम मान लेते हैं कि इसकी है h, ठीक है। इसकी टोटल हाइट हम मान लेते हैं क्या है, h है। अच्छा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे r/2, ये वाला भी हो जाएगा r/2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करते हैं ना कि जो तो पिच बॉल है उसको हाफ हाइट से क्या करते हैं, रिजिडली क्लैम्प करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाइट, मान लेते हैं कि ये वाला हाफ हाइट हो गया, टोटल h था तो ये हो गया h/2, और यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों को फिर से ऐसे सेपरेट कर देते हैं। अब देखो कि ये जब हाइट चेंज हुआ है तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन पॉइंट भी चेंज हुई होगी,
डिस्टेंस मतलब, तो ये सेपरेशन हम मान लेते हैं बच्चा कि r डैश है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यही r डैश आपको फाइंड भी करना है, ठीक, r डैश है हम मान लेते हैं। तो जरा ध्यान देना कि ये टोटल h है और ये h/2, तो ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस h/2 होगी, ठीक है। ये टोटल r डैश है, तो ये वाला क्या होगा, r'/2 और ये वाला भी r'/2। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि ये r डैश की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो कि अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर के पास मास होगा, तो नीचे क्या लगेगी, mg, ठीक। और दोनों के दोनों चार्ज है ना सेम, तो ये इस पे अगर क्यू है तो इस पे भी क्यू होगा, इधर भी क्यू ही है क्योंकि दोनों सेम बॉल है। अच्छा, तो अगर दोनों के पास सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स इधर लगा, दैट इज F, ठीक है। सेम इसके पास भी हो रहा होगा लेकिन हम इस पे लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो इधर लग रहा होगा, तो जरा ध्यान दीजिए कि क्या हम टेंशन के कंपोनेंट कर सकते हैं क्या। अगर हम टेंशन का कंपोनेंट निकालें तो इधर क्या आएगा, T cos थीटा, ठीक है। और बच्चे इधर जो होगा वो होगा T sin थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, ये एंगल है थीटा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल भी चेंज हुआ होगा, तो हम इसको मान लेते हैं θ1 और इधर वाले को भी θ1, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। तो देखो कि ये जो mg है ना उसको बैलेंस किया हुआ है T cos थीटा, तो हम लिख लेते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। साथ में देखो कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसको बैलेंस किया हुआ है T sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं T sin थीटा इक्वल टू व्हाट, F, और F की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों बीच का सेपरेशन दैट इज R स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को ना फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉमा वी गेट। देखो क्या मिलने वाला है आपको, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा tan थीटा, देखो कॉट नहीं क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं ना, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये tan थीटा इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन mg और R स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ। इक्वेशन नंबर हम अभी यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें हम क्या किए थे, इस tan थीटा को sin थीटा से रिप्लेस कर दिए, लेकिन यहां पे बच्चे हम ऐसा गलती नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि आपको गिवन नहीं है कि ये थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, तो गिवन रहता तो कर देते, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। और साथ में देखो ये वाली हाइट हम माने हैं तो इसको निकाल, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन नहीं है इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो चलिए tan थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये थीटा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस r/2 और हाइट है h, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी r/2 अपॉन h, h लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको देखो, अब यहां से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्क तो सिर्फ h/2 का ही है ना, उसके बाद इक्वेट करोगे रख के निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखो अगर h की वैल्यू मैं निकालूं तो ये इधर चला गया और ये इधर, ठीक है। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका mg r क्यूब, क्योंकि ये r इससे मल्टीप्लाई होकर के r क्यूब अपॉन 2k q स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको हम बना लेते हैं व्हाट, थर्ड, ठीक। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेम बच्चा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, इधर भी नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, इसको इरेज करो, नीचे mg लग रहा होगा, इधर f लग रहा होगा, इसकी टेंशन लग रहा होगा, तो सेम चीजें वही, इधर जो आएगी वो आएगी t आपका t cos थीटा, इस साइड जो होगा वो t sin थीटा। तो जरा ध्यान दो t sin थीटा, अब यह थीटा नहीं θ1, ठीक है, थीटा तो है नहीं ना, θ1। तो जरा ध्यान दो कि t sin थीटा को बैलेंस किया हुआ है f, तो यहां पे हो जाएगा आपका t sin थीटा इक्वल टू व्हाट, f, और f क्या होगा बच्चे, k q स्क्वायर अपॉन r डैश का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बना लो।
आगे बढ़ते हैं। ये देखो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट mg, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका टेन थीटा, ये थीटा नहीं थीटा वन होगा ना जी, थीटा वन इज इक्वल टू व्हाट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर व्हाट। अभी इसमें इक्वेशन नहीं बनाते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन थीटा वन की वैल्यू h बाई टू अपॉन आर डैश बाई टू। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू देखो h बाई टू अपॉन आर डैश बाई टू। ठीक है, आर डैश और ये नीचे का टू ऊपर चला गया, तो टू से टू कैंसल, तो बचा क्या h बाई आर डैश। दिस इज इक्वल टू व्हाट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, h को इधर भेज देते हैं बच्चे और इस आर डैश की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आर डैश की हमको वैल्यू चाहिए, तो हम देखो आर डैश को अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन इस आर डैश को इधर भेज दे क्या, तो इसके हम कर सकते हैं क्यू अपॉन एम जी और ये h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओहो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, यहां पे ध्यान देना, यहां से मिस्टेक हुआ है। एक सेकेंड, ये टेन थीटा वन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आर डैश बाई टू है ना, आर डैश बाई टू, और बेस जो है वो h बाई टू है। ठीक है, तो अगर हम बेस पे लिखे h बाई टू, ऊपर टू चला गया तो टू से टू कैंसल, तो यहां पे हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो जरा देखो ये हो रहा है आपका आर डैश और इधर अपॉन h इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी और आर डैश का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, मार्क्स दिलाएगा, रैंक बनाएगा। ठीक है, क्योंकि टफ होता है तो चीजें मतलब ये ज्यादा टफ नहीं है, टफ होता है तो आपकी क्या होती है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ेंगे, है ना, तो वो आपको बहुत अच्छा रैंक दिला सकता है। तो जरा ध्यान दो, अब हम h को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चा r और इस r डैश को इधर भेज देते हैं, तो r डैश का क्यूब हो गया और दिस इज इक्वल टू व्हाट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट h की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से पुट कर लेते हैं, है ना, तो यहां पे सॉल्व करते हैं हम कि r डैश का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा बच्चे के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, और h की वैल्यू यहां से पुट करो तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई एम जी आर क्यूब अपॉन टू के क्यू स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान दो, एम जी कैंसिल, के क्यू से कैंसिल, तो बचा क्या यहां पे आर क्यूब अपॉन टू, ये है आर डैश क्यूब की वैल्यू, तो इधर क्यूब रूट ले लें तो यहां पे आएगा आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, क्यूब रूट से ये गायब हो गया और ये हो गया आर अपॉन ये टू जो है वो क्यूब में आया, तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो क्या हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है बच्चे, एक सेकेंड, और बाई टू, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है बच्चे। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, आपको कुछ नहीं करना था। देखो दोनों वाले अगर प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे ना, इससे पहले वाले भी, तो उसको भी सिर्फ क्या करना था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट को आपको लगाना था। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सिंपली दोनों को इक्वेट किए, सॉल्व किए, आंसर। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस p if f is the force of repulsion between the ions the number of electron missing from each ion will be। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मान लेते हैं बच्चों कि दो आपके पास क्या है चार्ज है ना, आयंस है। ठीक है, पॉजिटिवली, अब कह रहा है कि ये दोनों के दोनों जो सेपरेटेड है ना, वो डिस्टेंस गिवन है आपका बच्चे d भाई
दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, तो एक दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन पॉइंट आएगा। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, सेपरेशन डिस्टेंस डी। अब देखो इधर पे एक फोर्स लग रहा होगा एफ, और इधर भी क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा एफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या, समझो जरा। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो अगर मान लो कि हम एक सोडियम एटम ले लेते हैं, ठीक है, तो इनिशियल ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और अगर से कोई एक इलेक्ट्रॉन इससे भाग गया तो ये क्या हो जाएगा, Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भागने से। तो यहां पे भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया हो, या 2 या 10 या 100, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से गायब हैं, मतलब बाहर निकल गए हैं, मिस हुए हैं, उसकी वैल्यू आप बता दो, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, इससे पहले इसको इरेज किया जाए, ठीक है। देखो चलिए सॉल्व किया जाए। तो बच्चों देखो इसके लिए बड़ा आसान सा है, आप सीधे लिखोगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, क्या जानते हैं हम, बताइए। जो आपका फोर्स होता है वो होता है क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब यहां से बच्चे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू हम सेम रहने देंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पे अगर Q चार्ज है तो इस पे भी क्या होगा, Q ही होगा, इक्वल चार्जेस है, ठीक है। तो ये हो गया है Q का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है, D का स्क्वायर, ठीक। चलो इसको इक्वेशन 1 बनाओ। आगे देखो कि हम और भी जानते हैं बच्चों कि सिंस Q इक्वल टू होता है Ne, ठीक है, तो हम Ne की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपको Ne की तो फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड बना लेते हैं, और यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ne का होल स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन n आपको फाइंड करनी है, तो चलो इन सबको इधर भेजा जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चा आपको क्या मिल जाने वाला है, देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई D का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई F, ठीक है, अपॉन यहां से E भी तो नीचे आएगा ना, अपॉन E का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू N का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर स्क्वायर हम हटाएं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ गया क्या। बहुत होगा तो हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन डी की और एफ की तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या है आपका, ठीक है। तो बच्चा इस पे आपके 4 ऑप्शन है, उसमें से कह रहे, ठीक है। तो जरा देखो कि ये जो ऑप्शन सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो क्या है आपका, करेक्ट है। देखो इतना आसान क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे के क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किया जाए। देखो ये बच्चा ये AIPMT 1999 में पूछा हुआ है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि when air is replaced by a dielectric medium of a constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance, ठीक है, decreases K times increases। अरे यार देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं ना कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन r, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा ध्यान दो कि आपका हमेशा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करते करते यही आपकी आदत पड़ गई है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता था, जो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन R होता था, और एयर के लिए क्या हो जाता था, ये R की वैल्यू 1, ठीक है। यहीं पे कह रहा है कि ये जो है वो K है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो ये वैल्यू आती थी, तो ये K टाइप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको K कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखो कि जो फोर्स है
वो कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, वो 1/k हो जा रहा है, तो k टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है भाई। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इन सबकी वैल्यू घटेगी ना, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल हैविंग द डाइपोल मोमेंट p इज गिवन बाय। यार देखो फिर से ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ये सब मतलब हद है भाई। देखो सीधा सीधा आप जानते हो ना वो इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डाइपोल वाला रिलेशन। अरे भाई देखो माइनस ये क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये जो सेंटर से इसकी लाइन पास होती है इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर मान लो कि ये पॉइंट P था तो हमने इन दोनों को ऐड किया था, फिर इसके थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, निगेटिव चार्ज के इधर थ्रू, फिर इन दोनों के कंपोनेंट लिए थे हमने और इसको इधर इधर ये दोनों कैंसिल किया था, तो फिर हम डिराइव किए थे। नहीं देखे हो तो वीडियो देख लो यार, मैं आई टैब पे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, बना हुआ है। तो चलो देखो इसकी वैल्यू क्या आती थी, इक्वल टू K3 अपॉन R क्यूब, वेयर K क्या होता था, थोड़ा सा इसको ठीक से ही लिख दो क्योंकि आंसर में आई मीन ऑप्शंस में K की वैल्यू नहीं दिया, तो ये हो जाएगा E अपॉन 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बच्चा देखो ये नीट 2016 में पूछा हुआ है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो जरा ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया हुआ है ना, तो ये गिवन है आपको साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। अभी हमको कहीं नीड पड़ेगी, लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वो कह रहा है कि 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क, बच्चा टॉर्क की भी वैल्यू गिवन है, ये कह रहा है 4 न्यूटन मीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज, बच्चा डाइपोल लेंथ क्या होता था, 12 लिखते थे ना, ये भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लिया जाए तो 2 × 10⁻² मीटर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि Q की वैल्यू बताओ। जरा ध्यान दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर देखो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना, टॉर्क की इतना, और जो डाइपोल की लेंथ होती है ना वो इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्यू की वैल्यू बताओ। बड़ा आसान क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सीधा लिखोगे कि आप कि सिंस वी नो दैट, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो आप टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो कि ये होता था डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, यही होता था ना। ठीक है, ये भी तो अगर मैं इसका क्या ले लूं, मॉड ले लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा T sin थीटा, यही होता था ना। चलो देखो टॉर्क की वैल्यू गिवन है आपको 4, पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो 4, P की वैल्यू पता नहीं तो निकालते हैं, E की वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 × 10⁵ और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो साइन थीटा का 1/2 है ना, तो 1/2 लिख लेते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये 10⁵ है, इसके नीचे आएगा, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर नीचे आएगा और नीचे करके ऊपर करेंगे हम, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻⁵। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो डाइपोल आया, लेकिन आपको चार्जेस चाहिए बच्चा। अब जरा देखो कि आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2L × चार्ज Q। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर भेज दो, तो दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू व्हाट, P अपॉन 2L। ठीक है, वैल्यू सबकी पुट करते हैं, तो
तो आपको मिलेगा Q इक्वल टू P की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2L की वैल्यू कितनी होगी भाई, गिवन है 2, तो 2 से 2 कट 4 कटा ये 2, आंसर आ रहा है 2 इंटू माफ करना एक चीज 2 नहीं होगा ना, 2 10⁻⁻2 है ना, तो इंटू 10⁻⁻2, तो देखो ये 2 और इधर ये गया तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+2, तो ये आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि हमारा आया हुआ है कि नहीं। ऑप्शंस कौन से हैं, तो बच्चा इसके ऑप्शन है आपका, देखो ये 2 मिली कूलम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 मिली कूलम, इसी को मिली कूलम में चेंज कर दिया है, तो ये हो गया आपका कितना है 2 मिली कूलम। ठीक, आ गया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी वाला। ठीक है, तो देखो अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अपने हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और नहीं तो फिर हम अपने अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगले वीडियोस में। ठीक है, जिसमें भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेकअप करेंगे नीट के। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम करो या फिर मेल करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।